हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 9। अब तक के लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसके अंदर जो कुछ अदर पार्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर जो कुछ पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि मर्ज हुई कांग्रेस के अलावा एज अपोजिशन पार्टीज़, उन सब के बारे में हम देखेंगे जिन्होंने 60s और 70s के डिकेड में जाके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और कुछ ने अपनी पार्टी भी बनाई सक्सेसफुली कोलिएशन की मदद से। अब देखो गाइस, वो पार्टीज़ कौन कौन सी थी वो आपको बता देता हूँ एक बार। पहली थी सोशलिस्ट, दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी, तीसरी थी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक पार्टी और थी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि कौन सी पार्टी का बैकग्राउंड कांग्रेस के अंदर ही था। एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पहले देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, इस पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आचार्य नरेंद्र देव इन्होंने किया था, जो कि बाद में जाके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अंदर चले जाते हैं। ये पहले अगर बेसिकली देखा जाए तो वो कांग्रेस के अंदर ही थी। 1934 के अंदर ये फॉर्म हो चुकी थी, जिसके कांग्रेस से थोड़े से अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, पर थी क्या, ये कांग्रेस के अंदर ही थी। पर बाद में जाके क्या होता है, कांग्रेस क्या हो जाती है, उसकी ड्यूअल मेंबरशिप के लिए मना कर देती है। अब कांग्रेस के ड्यूअल मेंबरशिप के लिए ये जब कांग्रेस एक अमेंडमेंट पास करती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गाइस ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। जो पार्टी का जो पूरा फ्रेमवर्क था उसके अंदर एक अमेंडमेंट पास करती है कि ये पार्टी ड्यूअल मेंबरशिप नहीं रखेगी, मतलब कि डबल पार्टीज़ का रोल नहीं रखेगी। हालांकि आइडियोलॉजी के बेस पे अलग अलग पार्टीज़ के जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी एक तरह से पार्टी अलग नहीं हो सकती। तो इसी वजह से क्या होता है, सोशलिस्ट पार्टी को एक अपनी नई पार्टी फॉर्म करनी पड़ती है आज़ादी के 1 साल बाद 1948 के अंदर। अब ये पार्टी की मानती क्या थी, ये थोड़ी रेडिकल, ठीक है, जिसे हम उग्र कहते हैं हिंदी में, इगलिटेरियन का मतलब होता है जो इक्वलिटी को काफ़ी ज़्यादा माने। अब ये कहती थी कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादा जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी होनी चाहिए, जितनी अभी थी उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इनका ये मानना था। और अगर हम आगे बात करें तो इसका बेनिफिट या बिलीफ क्या था, इसका बेनिफिट भी कह सकते हो आप कहीं से, इसकी आइडियोलॉजी, इसका बेनिफिट, मतलब इस पार्टी से क्या ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था अगर ये आती। तो ये डेमोक्रेटिक प्लस सोशलिज्म दोनों तरह की पार्टी थी, इसके अंदर ये दोनों तरह की सोच थी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है गाइस, जहाँ पे इलेक्शंस हों वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दूसरी बात अगर मैं करूँ, सोशलिज्म, जिसमें क्या हो, एसेट्स जो हैं, एसेट्स होता है वो रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ करें और लाइबिलिटीज़ जिनको हम फ्यूचर में यूज़ करें। तो एसेट्स वो सारे जिनको क्या किया जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाए। तो ये मानना था किसका, सोशलिस्ट पार्टी का, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड हो इलेक्शंस के अंदर, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज किसके लिए यूज़ करें, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है गाइस, ये मानना था सोशलिस्ट पार्टी का। अब इसके अंदर दोनों, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस, दोनों से इसी पॉइंट की वजह से अलग कर पाती थी क्लियरली, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो सोशलिज्म को मानती थी पूरी तरह से, और कांग्रेस की पार्टी थी वो डेमोक्रेटिक काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये दोनों का थोड़ा मिक्सचर था। ठीक है गाइस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भी रिसोर्सेज थे वो क्या हैं, ये मानते थे स्टेट के होने चाहिए पूरे के पूरे पब्लिक वेलफेयर के लिए, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए। जैसा कि क्या होता है, अगर हम देखें कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर होता है, वो वाला इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये मानती थी ऐसे। अब अपोज भी उसी को करेंगे। देखो, अब ये कांग्रेस को भी अपोज करती है। क्यों अपोज करती है, कांग्रेस क्या करती है, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है और लैंडलॉर्ड्स को करती है, जबकि पीजेंट्स को नहीं कर पाती। अब हुआ क्या था एक्चुअली में, कि आज़ादी से पहले कांग्रेस को ये पता था कि इंडिया तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक
इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले। तो उस टाइम में जब इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था तो इसने कैपिटलिस्ट जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, उनका थोड़ा सपोर्ट किया था ताकि इनको फाइनेंशियली बैकअप मिल सके। इसी वजह से ये कहा जाता है कि उस टाइम में जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कांग्रेस के अपोज में जाती भी है, और उसी के चलते बाद में जब ड्यूअल मेंबरशिप की बात और आ जाती है तो ये नई पार्टी फॉर्म होती है 1948 में। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पार्टी के अंदर 1955 के अंदर क्या होता है, पार्टी अपने आप ही गिरने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत अच्छी चाल चली अपने आप को इस्टेब्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करने के लिए। कांग्रेस ने क्या किया, अपने आप को ये कह दिया कि हमारी पार्टी अब सोशलिस्ट मॉडल पे ज़्यादा वर्क करेगी। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट मॉडल पे ज़्यादा वर्क करेगी तो अब क्या होगा, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक थी ऑलरेडी, और अब सोशलिस्ट मॉडल पे ध्यान देगी, यानी कि सोशलिज्म भी आ जाएगा। तो अब इस पार्टी की क्या ज़रूरत थी लोगों को अगर कोई और पॉइंट मिलता है तभी कोई पार्टी बन के आएगी, और अब उनको कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो इस पार्टी का अपने आप एक टाइम बाद में फॉल हो जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेस ने इस पार्टी को फुली टोपल कर दिया था। इसका एक और फैक्ट निकल के आता है गाइस बाद में। वो क्या निकल के आता है कि जब ऐसा होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से सोशलिस्ट हो जाती है तो कांग्रेस को अपोज करने के लिए एक पार्टी आएगी बाद में, अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उसी के बारे में। वो है स्वतंत्र पार्टी, जो कि सी राजगोपालाचारी के अंडर में आएगी। अब वो क्या करवाती है, ये कहती है कि कांग्रेस पूरी की पूरी ऐसे हो गई, वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह को सपोर्ट नहीं कर रही, वो पार्टी इससे जस्ट अपोजिट व्यू रखेगी। तो अभी हम इसके लीडर्स की बात करते हैं गाइस, जिनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है अशोक मेहता सर का। अशोक मेहता साहब जो थे, इनके नाम पे एक कमेटी बनी थी, जनता दल पार्टी जो थी उनके अंडर में। अब ये जनता दल आती है जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो उसके बाद में जब इमरजेंसी ख़त्म होती है और दूसरी पार्टी वहाँ पे रूल करने आती है, तो वहाँ पे जब कोई पार्टी आती है तो वो होती है कौन सी गाइस, जनता दल ही होती है, पर वो वहाँ पे कोalition की मदद से आती है। और इनके अंडर में बाद में आएगी क्या, पंचायती राज आएगी। पंचायती राज आई थिंक 73rd और 74th अमेंडमेंट में कौन सी में है, कंफर्म नहीं है। तो इसके अंदर ये आती है और यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जैसे 3 टायर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया साहब, इनके सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर तीसरे बात करें तो वो हैं जेपी नारायण साहब। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1975 में क्या लग जाती है कंट्री के अंदर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के अंडर में, तो उसका स्ट्रॉन्गली अपोज करते हैं सिर्फ ये लीडर, सबसे पहले कौन, जेपी नारायण साहब। और ये एंडिंग तक क्या करते हैं, उनके अपोज में खड़े रहते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि एक पार्टी थी सीपीआई, सिर्फ वो इंदिरा गांधी जी के साथ में थी, बाकी सभी इनका अपोज कर रहे होते हैं। वो भी किसके अंडर में, जेपी नारायण साहब के अंडर में। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको आगे डिस्कस कर पाऊँगा। अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो दूसरी पार्टी अभी मैंने आपको बताया कि 1955 में जब कांग्रेस अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर देती है पूरी तरह से, और सोशलिस्ट पार्टी तो वहाँ से गिर जाती है, पर वहाँ से दूसरी पार्टी निकल के आती है। वो है कौन सी, स्वतंत्र पार्टी, जो कि सी राजगोपालाचारी जी के अंडर में निकल के आती है। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको भारत रत्न मिला, और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। वैसे लास्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो पर उनके बाद में भी एक और गवर्नर जनरल आते हैं, वो हैं सी राजगोपालाचारी जी, जो कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं या फिर वाइसरॉय बनते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया की भी कह सकते हो आप। अब ये आती कब है गाइस, अगस्त 1959 में। इसके 4 साल बाद में जब कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया ना कि हम क्या करेंगे, सोशलिस्ट मॉडल अपनाएंगे, उसके 4 साल बाद में ये पार्टी आती है। अब देखो बैकग्राउंड में आप लिख सकते हो ये वाली बात कि कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी क्या कर दी डिक्लेयर, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और 1959 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस एक नागपुर रिजोल्यूशन पास करती है। उसके अंदर कांग्रेस ने कुछ बातें कही थी कि लैंड सीलिंग क्या होता है कि लैंड की एक अपर लिमिट कर देंगे कि इससे ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं हो सकती। अब ये हालांकि फेल हो जाता है उस टाइम में, बाकी कांग्रेस ने क्या कर दिया कि एक पर्टिकुलर
एरिया ऑफ लैंड इससे ज़्यादा किसी एक आदमी के अंडर में आ नहीं सकती। इससे क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। कोई किसी के पास अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा छीन ली जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें तो कांग्रेस क्या कहती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, इससे लोग अपना खुद का प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोगों का भला होगा। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। और फूड ग्रेन्स जो थे वो गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर में आ जाते हैं। अब इसके मतलब क्या है, इनकी प्राइस वगैरह कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे लोगों के जो इंडिपेंडेंट राइट्स होते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे इनके पास अब नहीं थे। अगर हम बात करें बाकी जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, इस बात से डिसएग्री करने वाले जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले आते हैं के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी साहब एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे और पॉलिटिकल लीडर तो थे ही गाइस। उनके अलावा कौन आते हैं, मीनो मस्तानी, ये गुजरात से थे, जो कि क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले प्रपोज करते हैं 1947 में, जिसके लिए आज बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और आई थिंक आने वाले टाइम में लेके भी आ जाएंगे हमारी गवर्नमेंट। तो इसका सबसे पहले प्रपोजल दिया था किसने, मीनो मस्तानी, जो कि कहाँ के थे, गुजरात के। और इनके अलावा हम बोल सकते हैं एन.जी. रंगा साहब, ये भी इनके साथ ही थे। तो कितने लीडर हो गए गाइस इस पार्टी के, सी राजगोपालाचारी जी, के एम मुंशी साहब, मीनो मस्तानी और एन.जी. रंगा। तो ये 4 लीडर हो गए। इसके बाद में हम बात करें, ये चाहते क्या थे कि गवर्नमेंट है ना कम से कम क्या करे, कंट्रोल करे इकोनॉमी को, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लाइसेंस राज वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिस्टम ऐसे बना रही थी। देखो लाइसेंस सिस्टम चलाती है गवर्नमेंट, उसका अपोज करते हैं। टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रही थी, उसका अपोज करते हैं। हर चीज़ का नेशनलाइजेशन कर रही थी, उसका अपोज करते हैं। पब्लिक सेक्टर का नेम जो बना रही थी, और नेम के अंदर जाके इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के साथ में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं, वो भी 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 के अंदर, जिसका हालांकि हमें बेनिफिट होता है 1972 में, जब सारे देश हम पे अटैक करने आ जाते हैं तो एक यूएसएसआर ऐसा होता है जो हमारी मदद के लिए उस टाइम में खड़ा मिलता है। तो अभी आप देख सकते हो गाइज, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करवा रही थी, इसका एक सोशलिस्ट मॉडल की तरह तैयार करी थी इंडिया को। लेकिन इन सबको अपोज करने के लिए कौन आई, स्वतंत्र पार्टी। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो थी वो, अभी आप देखो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि जो रिच और कुछ पर्सनस है वो काफ़ी कम है, जैसे हर जगह होता है, बेसिक है ये तो और लेकिन इसी के मुकाबले हम बात करें पुअर्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो अब ऐसे जो अपना अपना सिर्फ भला देखें ऐसे वाले तो बहुत कम है। तो इन वजह से क्या हुआ, ये पार्टी ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने तो मदद की, प्रिंसेस ने मदद की और लैंडलॉर्ड्स ने मदद की, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसका सोशल बेस क्रिएट हो ही नहीं पाया। और काफ़ी ज़्यादा कम सोशल बेस होने के कारण क्या हुआ, ये पार्टी अपने आप ही एक टाइम बाद में ख़त्म हो गई। लगभग 70s के डिकेड में ये पार्टी ख़त्म हो जाती है। आई होप सो गाइज़ अभी तक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप मेरे को फिर से एक बार बता सकते हो, मैं आपको वापस से क्लियर करवा दूंगा। तो अभी तक आपको मैं एक बार चैप्टर का वापस से रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि जिसने भी एक बार चैप्टर नहीं देखा है तो या फिर देखा भी है तो एक बार रिकॉल हो जाएगा पूरा चैप्टर। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं, जिसका अंदर होता है पावर ऑफ पीपल। उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, इलिटरेसी थी, वुमेंस की कंडीशन, इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे, डिलिमिटेशन कमीशन बनानी थी, सिर्फ 15% जो लोग थे वो लिटरेट थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, एरिया था। उसके अलावा 3 लाख पीपल्स को हमें ट्रेन करना था, 2 बार पोस्टपोन हुए, फिर जाके हमने एक लैंडमार्क की तरह इलेक्शंस को करवाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्शंस तो हुए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर पाती है, वो है कांग्रेस। अब वो कर कैसे पाती है, उसके रीजंस थे कुछ, तो उनकी अगर बात करें तो वहाँ पे रीजंस आते हैं गाइस। FPTP सिस्टम जो है हमारा, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा था, सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस भी काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा अगर हम बात करें
लीडरशिप और पोटेंशियल भी कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है शुरू से। और तीनों इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने एक काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद में हम बात करें तो टॉलरेंस और मैनेजमेंट जो था प्रेक्शंस का, वो काफ़ी अच्छा था कांग्रेस के अंदर। इसी वजह से कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का पूरा एक सिस्टम चलता था। कांग्रेस ही अपोजिशन पार्टी की तरह रूल कर रही थी और कांग्रेस ही एक रूलिंग पार्टी की तरह रूल कर रही थी। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई और पार्टी सामने आ ही नहीं पाती कोई एजेंडा लेके। दूसरी पार्टीज खड़ी तो होती हैं डेमोक्रेटिक नेचर को बनाए रखने के लिए, पर कोई एक पार्टी इमर्ज होकर नहीं आ पाती है। फिर उसके हम बाद में हमने PRI गवर्नमेंट को देखा। अब दो पार्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जनता दल, भारतीय जनता दल, जो कि बाद में जाके क्या बनेगी, BJP, भारतीय जनता पार्टी। ये वाली पार्टी को, अभी इन दो पार्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और उसी के अलावा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है गाइस हमारा बीच में, वो है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो केरल के अंदर रूल करती है। 1957 के अंदर गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि 2 साल तक गवर्नमेंट बनाती है। और 2 साल बाद में इंडिया की जो प्रेसिडेंट, इंडिया के जो PM रहते हैं, वहाँ पे वो इमरजेंसी लगवा देते हैं। और इमरजेंसी लगवाने की वजह से वो पार्टी वहाँ से हट जाती है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स वगैरह चलते हैं और उसका अपोज किया जाता है। तो गाइज़, ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।